आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर वालों लेसन 8 का आज लास्ट टॉपिक बच रहा है। उम्मीद है कि आज पूरा हो जाएगा लेसन 8। हम बता रहे हैं इसमें आज उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दें कि कविता का संबंध उदात्त भावों से है। संस्कृत कविता में और अधिक माधुर्य तथा सौंदर्य है। यह कार्य अत्यंत रुचि से किया जाना चाहिए, रुचि लगाकर करना चाहिए। संस्कृत अध्यापक विद्यार्थियों को कविता रुचि तथा समन्वयता से पढ़ाएं। कविता के प्रति जितनी रुचि और तन्मयता अध्यापक दिखाएंगे उतने ही विद्यार्थी दिखाएंगे। नंबर 2, कविता शिक्षण को सरल बनाएं। व्याकरण संबंधी व्याख्या को सौंदर्य ग्रहण में बाधक न बनने दिया जाए। शब्दार्थ संबंधी व्याख्या केवल उतनी ही की जाए जितनी सौंदर्य ग्रहण में सहायक हो। विद्यार्थियों को विशेष पद्यांशों एवं सुभाषितों का कंठस्थ करने के लिए कहा जाए। इससे विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, यानी कि आपको अच्छा लगेगा, रुचि बढ़नी चाहिए। कविता का वाचन कई बार किया जाना चाहिए, इससे भावग्रहण में सहायता मिलती है। परंपरागत अर्थ बोध प्रणाली के स्थान पर व्याख्या प्रणाली द्वारा संस्कृत कविता को पढ़ाया जाए और यह प्रणाली कविता के सौंदर्य बोध में अधिक सहायक होगी। कविता के संदेश को विद्यार्थियों के नैतिक विकास के लिए उपयोगी किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने जीवन में कवितागत उच्च संदेशों के अनुसार बनाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। हम बता रहे थे वाक्यों का अर्थ क्या है। वाक्यों का अर्थज्ञान में वाक्य भाषा की इकाई है। हमारा सोचना, विचारना, बोलना या किसी को भाव हृदयंगम करना वाक्य में ही होता है। इस संदर्भ में वाक्य शब्दों का समूह है। कहने की अपेक्षा शब्द वाक्यों के कृत्रिम खंड हैं। फिर जब हम यह कहते हैं कि वाक्य शब्दों का समूह है तो इसका अर्थ यह है कि वाक्य एक से अधिक शब्दों का होता है, किंतु यह बात पूर्णतः सही नहीं है। एक शब्द का भी वाक्य होता है। जैसे हम किसी से कहें आइए, बैठिए, जाइए, परसों, कल, तो एक शब्द का भी होता है वाक्य। वाक्य की परिभाषा के संदर्भ में विद्वानों का प्राय यही मत है कि वाक्य वह है जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराए, यानी पूर्ण अर्थ का ज्ञान कराए। लेकिन वाक्य की पूर्णता अत्यधिक विवादास्पद है, अर्थात किसी भी वाक्य को पूर्णतः कहना कठिन है। जैसे राम जाता है, ये वाक्य है, लेकिन इसी वाक्य को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम घर से बाजार जाता है, राम घर से फल खरीदने के लिए बाजार जाता है। इस प्रकार किसी भी वाक्य में पूर्णता का भाव लाना अत्यधिक दुष्कर है। स्पष्ट है कि वाक्य पूर्ण अर्थात पूरे भाव के खंड मात्र हैं, अतः अपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक तो उस भाव या एक पूरी बात को अपूर्ण मानता है, क्योंकि उसके अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक भाव की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती है तथा बीच में आने वाले छोटे मोटे सारे भाव या बातें उस धारा की लहरें मात्र हैं। इस प्रकार वाक्य को हम लघुतम पूर्ण कथन या भाषांश कह सकते हैं। श्री भोलेनाथ तिवारी ने वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: वह अर्थमान ध्वनि समुदाय जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वह वाक्य है। ये किसके अनुसार है? श्री भोलेनाथ तिवारी के अनुसार। वाक्यों के भेद। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब आप कहेंगे उद्देश्य और विधेय क्या होता है? तो जैसे अंग्रेजी में होते हैं एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो एक उसमें कर्ता होता है, एक उसमें क्या होता है? विधेय होता है। सब्जेक्ट माने उद्देश्य, प्रेडिकेट माने क्या हुआ? विधेय। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्यों में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं तुम्हारे घर पर गया पर तुम वहां नहीं थे, मिश्रित वाक्य है। ऐसे वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है तथा अन्य मिश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे वह फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं था, तो ये मिश्रित वाक्य हैं। अब आपको अशुद्ध वाक्य बताए जा रहे हैं। अशुद्ध से आपको शुद्ध करना है। अशुद्ध शुद्ध कैसे करना है कि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, उस त्रुटि को आपको निकालना है। अब पहला सेंटेंस है हमारा, जैसे सीताराम की स्त्री थी। इसमें क्या है? ये अशुद्ध है। ये इसको शुद्ध कैसे करेंगे? स्त्री थोड़ी थी, वो सीताराम की पत्नी थी। ये शुद्ध बनेगा, सीताराम की पत्नी थी। अशुद्ध वाक्य है
तुम्हें संकट में धैर्यता रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, शुद्ध वाक्य का तुम्हें संकट में धैर्य रखना चाहिए। अशुद्ध वाक्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, गलत, क्योंकि कवि होते हैं कविताओं के और लेखक होते हैं गद्यांशों के। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, गलत है। तो इसका शुद्ध हुआ कामायनी के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अशुद्ध वाक्य है उपरोक्त कथन उचित नहीं है, गलत, उपरोक्त नहीं होता, होता उपयुक्त, उपयुक्त कथन उचित नहीं है। अशुद्ध वाक्य ये सुंदर चित्र है, गलत, शुद्ध बनेगा इसका यह सुंदर चित्र है। अशुद्ध वाक्य महादेवी रहस्यवाद की कवि है, गलत, महादेवी रहस्यवाद की कवित्री है, वो कवि थोड़ी है, वो पुरुष थोड़ी है, वो तो महिला है, तो वो कवि नहीं हुई, वो कवित्री हुई। तो महादेवी रहस्यवाद की कवित्री हैं। अशुद्ध वाक्य है उसने मेरे को मारा, गलत, शुद्ध बनेगा इसका उसने मुझे मारा। अशुद्ध वाक्य है राम प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो शुद्ध क्या बनेगा, राम प्रातःकाल घूमने जाता है। अशुद्ध वाक्य है सीता 4 कविता सुनाए, शुद्ध बनेगा इसका सीता ने 4 कविताएं सुनाई। अशुद्ध है राम ने 4 जलेबी खाई, तो शुद्ध क्या बनेगा इसका, राम ने 4 जलेबियां खाई। इस प्रकार भारतीय दृष्टि से वाक्य के लिए 5 बातें जरूरी हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सत्रिधि, अन्वति। सार्थकता का आशय है वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए। योग्यता का आशय है शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता की क्षमता हो, और आकांक्षा का आशय है जानने की इच्छा। सत्रिधि का आशय है समीपता, अर्थात वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए। अन्वति का आशय है व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता। अब है सहस्वर वाचन, यानी कि उपरोक्त के अतिरिक्त विद्वानों ने साहित्य के क्षेत्र में वाक्य विन्यास के अनेक गुणों की चर्चा की है, जैसे भाषा प्रवाह, स्पष्टता, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, उचित पद क्रम, विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग करना एवं वाक्य की लघुता पर ध्यान देना चाहिए। तो सहस्वर वाचन में क्या है, स्वर सहित वाचन को सहस्वर वाचन कहते हैं। इसमें छात्र पढ़ने के साथ साथ बोलता भी जाता है। सहस्वर वाचन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सहस्वर वाचन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। सहस्वर पाठ के समय इस बात पर ध्यान रखा जाए कि छात्र ध्वनियों का निर्दोष तथा स्पष्ट उच्चारण करें। सहस्वर पाठ में शब्दों का उचित चुनाव महत्वपूर्ण है। पढ़ने में अर्थाभिव्यक्ति की रक्षा करनी भी अत्यंत आवश्यक है। छात्र सहस्वर पाठ न तो मंद गति से पढ़ें न तीव्र गति से पढ़ें। बालकों का सहस्वर पाठ ही उनके संभाषण एवं उनके वार्तालाप का एक प्रमुख आधार है। सहस्वर पाठ में स्वर सदा एक रूप से न रहें, वरन स्वर में उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होना चाहिए। छात्रों को सीधे खड़े होकर ही सहस्वर पाठ करना चाहिए। विद्यार्थी सहस्वर में जो भूले करें उन भूलों को निराकरण अध्यापक अन्य छात्रों के सहयोग तथा अपने आदर्श पाठ द्वारा कराएं। सहस्वर पाठ के समय पुस्तक बाएं हाथ में पकड़ें, इस प्रकार पकड़ी जाए कि हाथ में 135 डिग्री का कोण बनाए। जो छात्र सहस्वर पाठ करें वह इस बात का ध्यान रखें कि उसकी आवाज़ संपूर्ण कक्षा में सुनाई दे। इस प्रकार सहस्वर वाचन को सही ढंग से करने पर आत्मविश्वास एवं सही उच्चारण करना सीखते हैं। लेसन नंबर 8 समाप्त हुआ। कल लेसन नंबर 9 चलेगा और आप रिवीजन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल।